वेलकम बैक टू मेडलब सक्सेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 2 और इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की कंप्लीट एनाटॉमी को डिटेल में समझेंगे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था, लेकिन आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा एनाटॉमी पर। इस वीडियो में हम सबसे पहले किडनी की कंप्लीट एनाटॉमी को पढ़ेंगे, जैसे किडनी की लोकेशन, शेप, साइज, कवरिंग, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला, रेनल पिरामिड, कैलिसस, रेनल पेल्विस और हाइलम। इसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाकी सभी पार्ट्स यानी यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की एनाटॉमी को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब इन सब के एनाटॉमी को अपन डिटेल में समझेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। नाउ अगेन हम इसे सुपरफिशियली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है हमारी इन्फीरियर वेना कावा, जो कि बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है अपने हार्ट तक, और वो ब्लड फिल्टर्ड हो चुका होता है थ्रू किडनी। उसके बाद आती है डोर्सल अओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट से ऑलरेडी हो चुका होता है उसे लेकर आती है किडनीज तक और अदर बॉडी पार्ट्स तक। फिर आती है रेनल वेन, जो कि फिल्टर्ड ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा तक पहुंचाती है, और रेनल आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डोर्सल अओर्टा से किडनी तक पहुंचाती है। फिर हमें इसमें दिख रहे हैं पेल्विस, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर से हमारी किडनी के। तो जो पेल्विस है वो किडनी से यूरिन कलेक्ट करके यूरेटर तक पहुंचाता है। मेड्यूला इनर रीजन ऑफ किडनी होता है, जिसके अंदर रेनल पिरामिड्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्टेक्स जो है वो आउटर रीजन ऑफ किडनी है, जहाँ पर नेफ्रॉन का मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये है हमारी किडनी, और ये जो प्लेस है जहाँ से हमारी यूरेटर, रेनल वेन और आर्टरी अंदर जाती है किडनी के, मतलब एंट्री और एग्जिट होता है, उसे हाइलम कहा जाता है। उसके बाद हमें दिख रहा है यूरेटर, जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन को स्टोर करता है टेम्परेरी, और उसके बाद यूरेथ्रा जो कि एग्जिट आउट करता है। तो यहाँ पर सिंपल सी यही प्रोसेस फॉलो हो रही है कि किडनी में ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू आता है और फिल्ट्रेशन के बाद रेनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। किडनी के अंदर आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेड्यूला होता है। किडनी के अंदर बना यूरिन रेनल पेल्विस में कलेक्ट होता है और फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है और आखिर में यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। एंड दैट्स ऑल। नाउ हम हर एक पार्ट को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनीज़ की। तो किडनीज़ के अपीयरेंस को समझ लेते हैं। किडनीज़ रेडिश ब्राउन बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसकी 10 से 12 सेंटीमीटर तो लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है एंड 2 to 3 थिकनेस होती है। मतलब किडनीज़ की सारी वॉल्स मिला के 2 to 3 सेंटीमीटर्स की होती हैं। एडल्ट मेल की किडनी का वेट होता है 150 से 170 ग्राम एंड एडल्ट फीमेल का वेट होता है 130 से 150 ग्राम। एंड रेडिश ब्राउन किडनीज विथ बीन्स शोन हियर, जिससे आपको शेप समझ आ जाए। तो अब हम देखेंगे कि हमारी किडनीज़ बॉडी में कहाँ लोकेटेड होती है। तो हमारी जो दोनों किडनीज़ होती है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी की पोस्टीरियर यानी पीछे वाली वॉल्व के पास वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ लिखा है कि सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट लेवल ऑफ थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, मतलब T12 और L3 के बीच में। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के लेवल की बात करें तो किडनीज़ लगभग T12 से L3 वर्टिब्रे के लेवल पर पाई जाती है।
यानी एक तरफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे T12 और नीचे की तरफ थर्ड लंबर वर्टिब्रे L3 इसका पोजीशन होता है। मतलब T12 पे स्टार्ट एंड L3 पर ख़त्म। एंड देन लिखा है कि क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। देन प्रोटेक्शन की बात करें तो 11th और 12th पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इसे प्रोटेक्ट करती है। और एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं किडनीज के ऊपर, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंड हियर इज़ द एनिमेशन ऑफ किडनी की लोकेशन T12 टू L3 के बीच में पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्व के पास 11th एंड 12th रिब प्रोटेक्ट कर रही है। ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होंगे यहाँ पर, और जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी अपर साइड। यहाँ पर भी यही लिखा है कि जो लेफ़्ट किडनी रहती है वो स्लाइटली मोर सुपीरियर रहती है राइट किडनी से, क्योंकि नीचे की साइड एक लीवर प्रेजेंट होता है जिसका थोड़ा लार्जर साइज रहता है। और यहाँ भी हमारी लेफ़्ट किडनी थोड़ी ऊपर दिख रही है राइट किडनी के कंपैरिजन में। अब हम किडनीज़ के एक्सटर्नल फीचर्स यानी बाहर से दिखने वाले फीचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किडनी के शेप को देख लेते हैं, जो कि बीन शेप दिख रहा है और इसकी एक साइड कॉन्वेक्स यानी बाहर की साइड राउंडेड होती है, जबकि दूसरी साइड थोड़ी कॉनकेव यानी अंदर की साइड मुड़ी हुई होती है। अब इस कॉनकेव साइड पर आपको एक डिप्रेशन दिखाई देगा, इसे हाइलम कहते हैं, और ये वही जगह है जहाँ से रेनल आर्टरी अंदर जाती है और रेनल वेन और यूरेटर बाहर की साइड आते हैं। अब किडनीज़ की दो सरफेसेस होती है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। यानी ये फ्रंट वाली सरफेस जिसे एंटीरियर बोलते हैं एंड देन बैक वाली सरफेस जिसे पोस्टीरियर बोलते हैं। किडनीज़ की दो बॉर्डर्स होती है, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। तो जो लेटरल बॉर्डर होती है वो कॉन्वेक्स साइड पे बाहर की साइड होती है, और जो मीडियल बॉर्डर होती है वो अंदर की साइड पे होती है, कॉन्केव साइड पे, जहाँ पर हाइलम भी प्रेजेंट होता है। और किडनीज़ के दो पोल्स भी होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। अपर पोल ऊपर की साइड होता है जिस पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंड लोअर पोल नीचे होते हैं जो कि एंडिंग पॉइंट्स होते हैं दोनों। तो हमारी किडनी बीन शेप 11 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 6 सेंटीमीटर इन विड्थ और 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस। और एक्सटर्नल फीचर्स में हमें यही याद रखना है कि बीन शेप किडनी विथ 2 surfaces, 2 borders and 2 poles। अगेन एक्सटर्नल फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रही किडनी का पोस्टीरियर सरफेस जो कि पीछे की साइड है, एंटीरियर सरफेस जो कि आगे की साइड को बोलते हैं। दो एंड पोल्स होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। अपर पोल पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। दो बॉर्डर्स होती है, लेटरल बॉर्डर जो कि कॉन्वेक्स साइड पे होती है बाहर की साइड, मीडियल बॉर्डर जो कि कॉन्केव साइड पे होती है अंदर की साइड। मीडियल बॉर्डर पे हाइलम प्रेजेंट होता है जो कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है वेन्स, आर्टरीज एंड यूरेटर के लिए। होप यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर यही सब थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि जो हमने अभी पढ़ लिया कि रेनल हाइलम, ये हाइलम एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है रेनल वेन, रेनल आर्टरी एंड रेनल पेल्विस के लिए। रेनल पेल्विस यूरेटर को बोलते हैं, और इस अरेंजमेंट को VAP बोला जाता है, वेन आर्टरी एंड पेल्विस। नाउ इस पिक्चर में हमें दिख रही है रेनल आर्टरी, रेनल वेन एंड पेल्विस जो कि हाइलम के थ्रू किडनी से कनेक्टेड है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी जो कि हम आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जिसके अंदर आता है रेनल कॉर्टेक्स, माइनर कैलिक्स, रेनल मेड्यूला, मेजर कैलिक्स, रेनल कॉलम, रेनल पेपिला एंड यूरेटर। यूरेटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इनर किडनी। नाउ अब हम बात करेंगे कवरिंग्स ऑफ किडनी की।
तो अब हम देखते हैं कि किडनीज़ के बाहर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। किडनीज़ अकेले डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होती, बल्कि इसके चारों तरफ कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि किडनीज़ को प्रोटेक्शन देती है और अपनी जगह पर स्टेबल रखने में हेल्प करती है। अगर हम इनसाइड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ जाए, तो सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल आती है। यह किडनी को डायरेक्टली कवर करने वाली एक थिन टफ लेयर होती है। इसके बाहर होते हैं पेरिरेनल फैट, जो कि किडनी के चारों तरफ मौजूद फैटी लेयर होती है। यह किडनी को कुशनिंग देती है, यानी झटकों से प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। फिर पेरिरेनल फैट के बाहर आती है रेनल फेसिया, जिसे गेरोटास फेसिया भी कहा जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो किडनीज को आसपास के स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट और होल्ड करने में हेल्प करती है। और सबसे बाहर होती है पेरिरेनल फैट, जो कि फैटी लेयर होती है ऑब्वियस, और किडनी को बाहर की तरफ से कुशनिंग और प्रोटेक्शन देती है। तो पेरिरेनल फैट इनर साइड होगी और पेरारेनल फैट आउटर साइड पे होगी। दोनों फैटी लेयर होती हैं और ये सारी लेयर्स मिलकर किडनी को प्रोटेक्ट और स्टेबलाइज करती है। अब ये यहाँ पे सारी लेयर्स का एक इमेज दिख रहा है, जहाँ किडनी का एक पोर्शन कट किया है। सबसे पहले दिख रही है हमें फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद दिख रहे हैं हमें पेरिरेनल फैट, उसके बाद रेनल फेसिया, मसल लेयर। मसल लेयर के पहले हमारा पैरारेनल फैट आ जाता है और फिर पैरारेनल फैट के बाद आती है हमारी सुपरफिशियल फैशिया एंड स्किन। नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनीज़ की। तो देखो, जो किडनी है ना हमारी, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले आता है रेनल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर रेडिश रीजन होता है किडनी का। मतलब ये है हमारी किडनी, और यहाँ पे आ जाते हैं मेड्यूला या फिर रेनल पिरामिड्स। और अब यहाँ पर जो ये बाहर का रीजन है, इसे कहा जाता है रेनल कॉर्टेक्स। और ये रेनल कॉर्टेक्स कंटेन करता है रेनल कॉर्पस्कल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसे पीसीटी कहा जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसे डीसीटी कहा जाता है। और ये तीनों नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। और नेफ्रॉन वो होता है जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी की, और उसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। मतलब देखो, हमारा जो नेफ्रॉन है ना, वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि इस तरह से इधर की साइड धंसा होता है और फिर बाहर निकल के कलेक्टिंग डक्ट में सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल देता है। ये इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये है मान लो हमारा नेफ्रॉन, और ये है कलेक्टिंग डक्ट सीधी। ये है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल, और इधर की साइड जा रही है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो है, ये है टफ्ट कैपिलरीज का गुच्छा, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बॉमेंस कैप्सूल को मिलाकर बनता है रेनल कॉर्पस्कल या फिर माल्फिजियन बॉडी। और ये है पीसीटी और ये है डीसीटी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है, ये पिरामिड के बाहर की साइड होते हैं, मतलब कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं, और ये ब्लड को फिल्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ आपको ये समझ आ गया होगा कि रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है। आउटर रीजन ऑफ किडनी होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रेनल कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी, और इसका मेन काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। तो ये रहा आउटर रीजन, जिसे हम रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कंटेन करता है माल्फिजियन कॉर्पस्कल, जिसे हम रेनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं या फिर माल्फिजियन बॉडीज़ भी कहते हैं, पीसीटी और डीसीटी हमारे नेफ्रॉन की। यहीं पे कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमारी आर्टरीज फैली होती है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल रहती है, माल्फिजियन कॉर्पस्कल में आती है, इफरेंट जाती है। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हमारे नेफ्रॉन के अंदर लेता है, उसे फ़िल्टर करता है और उसे बाहर की साइड निकाल देता है, फिर वेन्स में। मतलब जब हम नेफ्रॉन की एनाटॉमी को डिटेल में समझेंगे ना, तो आपको ये सब और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी बस अभी इतना याद रखो कि बाहर का रीजन होता है रेनल कॉर्टेक्स, जो कि कंटेन करता है मालफिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेनल मेड्यूला पे, जो कि किडनी का ही पार्ट होता है। ये इनर रीजन होता है हमारी किडनी का, आउटर वो कॉर्टेक्स हो गया, इनर मेड्यूला हो गया, और ये कंटेन करता है पिरामिड्स। और हर किडनी में 8 से 18 पिरामिड होते हैं, जिन्हें हम रेनल पिरामिड्स कहते हैं। और हर एक पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हैनल, जो कि मैंने बताया था कि ऐसा होता है। नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्ट करती है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को। और जो रेनल पिरामिड्स होते हैं ना, उसका ये जो शार्प पॉइंट रहता है, इसे कहा जाता है रेनल पेपिले। मतलब टिप ऑफ ईच पिरामिड इज कॉल्ड रेनल पेपिले। और यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारा ये था कॉर्टेक्स वाला रीजन, और उसके अंदर वाला हो गया मेड्यूला वाला रीजन, जिस पर रेनल मेड्यूलास प्रेजेंट है। और ये इनर पॉइंटेड रीजन्स जो दिख रहे हैं हमारे मेड्यूला के, वो है रेनल पेपिले। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला और रेनल पेपिले। नाउ अब हम बात करेंगे रेनल कॉलम्स की। तो जो पिरामिड्स थे ना ऐसे ऐसे, तो उन पिरामिड्स के बीच में जो ये स्पेस बचती थी ना, इन्हें कहा जाता है रेनल कॉलम्स। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन पिरामिड्स, उन्हें कहा जाता है रेनल कॉलम्स। ये सेपरेट रहते हैं पिरामिड्स से और ब्लड वेजल्स को कैरी करते हैं, मतलब इनके बीच में बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती है। और यहाँ पर दिख रहे हैं रेनल कॉलम्स, ये बीच बीच की जो स्पेस है ना, इसे रेनल कॉलम्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे माइनर एंड मेजर कैलिसेस की। तो जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं ना, उसकी जो टिप पॉइंट्स होती है, जिन्हें हम पेपिला कहते हैं, वही ओपन होते हैं कैलिसेस में। तो जो ये छोटा वाला पोर्शन है, मतलब जहाँ से वो ओपन हो रहे हैं, उसे कहा जाता है माइनर कैलिक्स। एंड जो बड़ा वाला पोर्शन आ गया है ये हमारा, इसे कहते हैं मेजर कैलिक्स। अब जब नेफ्रॉन के थ्रू पूरा की पूरा यूरिन कलेक्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो जो वो कलेक्टिंग डक्ट रहता है वो रेनल पेपिले के थ्रू बाहर आता है माइनर कैलिक्स में। फिर माइनर कैलिक्स से वो आता है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से रेनल पेपिले, एंड देन यूरेटर से वो बाहर की साइड चले जाता है। और यही पाथवे रहता है यूरिन का। अब हमने मेजरली सारे ही इंटरनल स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं किडनीज़ के, तो एक बार और हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होता है रेनल कॉर्टेक्स, और रेनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट करता है मालफिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी। एंड देन आता है हमारा मेड्यूला वाला रीजन, और मेड्यूला वाला रीजन कंटेन करता है लूप ऑफ हैनल और कलेक्टिंग डक्ट को। और जहाँ पे मेड्यूला एंड होता है, वहाँ पे आता है माइनर कैलिक्स, और उसके बाद आता है मेजर कैलिक्स, थोड़ा ओपनिंग ब्रॉडर वाला पार्ट। और दो मेड्यूला के बीच में होता है रेनल कॉलम, और जो मेड्यूला की टिप होती है उसे कहा जाता है रेनल पेपिले। और जब नेफ्रॉन से यूरिन फॉर्म हो जाती है और कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट माइनर कैलिक्स से बाहर निकलकर मेजर कैलिक्स में आता है, और मेजर कैलिक्स से वो पेल्विस रीजन में आता है, और पेल्विस रीजन से वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। और अब हम एनिमेटेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है हमारी किडनी, ये है मेड्यूला, ऊपर कॉर्टेक्स वाला रीजन है, और ये रहे नेफ्रॉन्स।
और नेफ्रॉन से ये कलेक्टिंग डक्ट जा रही है जो कि माइनर कैलिक्स से होते हुए मेजर कैलिक्स में जा रही है, और मेजर कैलिक्स से वो जा रही है पेल्विस वाले एरिया में। नाउ ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कवर हो चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, जो होती है किडनी की फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट। तो 1 से 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है किडनी के मेन काम के लिए, जो होता है यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले दिख रही है एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि ब्लड को लेकर आती है, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारा टफ्ट कैपिलरीज का गुच्छा बनाती है जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और सारा के सारा जब ब्लड में से चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने के बाद अगेन वो बाकी ट्यूब्यूल से जाके कवर कर लेती है, जिससे वो बाकी बचा सिक्रेशन और एक्सक्रेशन को पूरा कर सके ट्यूब्यूल्स के थ्रू। उसके बाद दिख रहा है हमें कप लाइक स्ट्रक्चर, जो होता है बोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस की टफ्ट कैपिलरीज का गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल साथ में मिलकर बनाते हैं माल्फिजियन बॉडी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं अपनी रेनल कॉर्पस्कल। उसके बाद हम बोमेन्स कैप्सूल वाली स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं तो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वो जो पीसीटी होता है वो आगे बढ़ के जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में, जो लूप ऑफ हैनल का पार्ट होता है। उसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब अगेन आगे कंटिन्यू होता है असेंडिंग लिम्ब में, और डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब दोनों को मिलाकर लूप ऑफ हैनल कहा जाता है। और ये असेंडिंग लिम्ब फिर से आगे कंटिन्यू होता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। और ये जो डीसीटी रहता है वो कलेक्टिंग डक्ट में कंटिन्यू होता है, मतलब ब्लड से जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पर हमें वासा रेक्टा दिख रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन कैपिलरीज होती है, जो कि पैरेलली रन करती है हमारे लूप ऑफ हैनल के। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने कवर कर लिया। नाउ इन सबको हम अब डिटेल में समझेंगे। तो जो नेफ्रॉन होता है ना, वो 2 मेन पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। एक होता है रेनल कॉर्पस्कल, एक होता है रेनल ट्यूब्यूल। तो अपन ने अभी डिस्कस किया था कि एक ग्लोमेरुलस टफ्ट कैपिलरीज वाला गुच्छा होता है, और एक होता है बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर। इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा रेनल कॉर्पस्कल या फिर माल्फिजियन बॉडी। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल, इसके अंदर आती है हमारी पीसीटी, हमारी डीसीटी और लूप ऑफ हैनल। और जो लूप ऑफ हैनल होता है ना, वो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब दोनों को मिलाकर बनता है। तो अब हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हमें इस नेफ्रॉन में दिख रही है एफरेंट आर्ट्रियोल आती हुई। उसके बाद ग्लोमेरुलस, ये जो टफ्ट कैपिलरी वाला गुच्छा बना है ना, उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद आता है पीसीटी, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहा जाता है पीसीटी। उसके बाद आता है लूप ऑफ हैनल, ये है हमारा लूप ऑफ हैनल जिसके अंदर आ रही है हमारी डिसेंडिंग लिम्ब नीचे जाती हुई और असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद आता है डीसीटी, जो अगेन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट, ये जो जा रहा है इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, ये जाके ओपन होता है रेनल पैपिले में, जो मेडुलरी स्ट्रक्चर था, है ना। यहाँ पे तो ये नेफ्रॉन है,
अभी कलेक्टिंग डक्ट आया, तो ये जो टिप लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है रेनल पेपिले। अभी जो रेनल पेपिले है वो जाके ओपन होगा ऐसे करके माइनर कैलिक्स में। अब माइनर कैलिक्स जाएगा मेजर कैलिक्स में, बड़ा वाला पार्ट। अब जो बड़ा वाला पार्ट है उसके बाद आएगा ऐसा फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है रेनल पेल्विस। तो कलेक्टिंग डक्ट पे जाके ओपन होगा रेनल पेल्विस में, और जो रेनल पेल्विस है वो जाके ओपन आउट हो जाएगी यूरेटर में। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट सब कुछ कवर फिर से हो ही गया होगा। नाउ अगेन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, ये रही हमारी टफ्ट कैपिलरीज जिसे कहा गया था ग्लोमेरुलस, उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर चली गई। ये रहा कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं माल्फेजियन बॉडी, या फिर जिसे कह सकते हैं रेनल कॉर्पस्कल। उसके बाद ये जाती है पीसीटी हाईली कॉइल स्ट्रक्चर में जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद ये जाती है डिसेंडिंग लिम्ब में, फिर जाती है असेंडिंग लिम्ब में। इन दोनों को मिला के लूप ऑफ हैनल कह दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगेन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये जाके खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो फाइन कैपिलरी वाला स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है वासा रेक्टा। मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है इस स्ट्रक्चर में। नाउ अब हम सबको थ्योरेटिकल भी अच्छे से समझ लेते हैं, उनका काम क्या होता है, कैसे से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेनल कॉर्पस्कल की, जो कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों से मिलकर बनते हैं। तो अ रेनल कॉर्पस्कल इज अ स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एंड इज लोकेटेड मेनली इन द रेनल कॉर्टेक्स। मतलब जो बाहर वाला ये वाला रीजन है ना, आउटर रीजन, आउटर रेडिश रीजन जो हमने पढ़ा था किडनी वाले में, उसे कहा जाता है रेनल कॉर्टेक्स। उस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है हमारा रेनल कॉर्पस्कल जो कंसिस्ट करता है ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। नाउ अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। तो ये टर्फ्ड नेटवर्क ऑफ फेनेस्ट्रेटेड ब्लड कैपिलरीज होता है। मतलब बहुत ज़्यादा टर्फ्ड नेटवर्क होता है जिसमें ढेर सारा गुच्छा बन जाता है कैपिलरीज का। और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसके थ्रू ब्लड एंटर होता है एंड ब्लड लीव्स थ्रू द एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड बाहर चले जाता है और इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। मतलब यहाँ पर गुच्छा बना हुआ है कैपिलरीज का, और ये रहा हमारा बोमेंस कैप्सूल। तो जो बोमेंस कैप्सूल रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम ब्लड। अब हम समझेंगे बोमेंस कैप्सूल को। तो लिखा है अ डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर सराउंड करता है। इसकी मेनली 2 लेयर्स होती है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर होती है आउटर लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। विसरल लेयर होती है जो कि अंदर की साइड होती है, फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड पोडोसाइट वाली सेल से बनी होती है। उसके बाद आती है बोमेंस स्पेस। इन दोनों लेयर्स के बीच की जो स्पेस होती है ना उसे कहा जाता है बोमेंस स्पेस, जो कि फिल्ट्रेट करने मतलब फिल्ट्रेट मटेरियल होता है ना वो कलेक्ट करती है वो स्पेस में। और इसका फंक्शन होता है रिसीव्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब जो टफ्ट कैपिलरीज से जो एक्सक्रीशन निकला है उसे थोड़ी देर कलेक्ट करना, और यहाँ से वो कलेक्ट करके भेज देती है पीसीटी में जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि पार्ट ऑफ होता है रेनल ट्यूब्यूल। So the renal tubule begins at Bowman's capsule and divided into proximal convoluted tubule PCT, loop of Henle, distal convoluted tubule जिसे DCT कहा जाता है, and collecting duct। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये मेनली रेनल कॉर्टेक्स में होता है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की इसके अंदर लाइनिंग होती है। ये हाईली एक्टिव होता है रीएब्जॉर्प्शन करने में,
और रीअब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड। अब हम बात करेंगे लूप ऑफ हैनल की, जिसके अंदर आती है डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। ये यू शेप पोर्शन होती है एक्सटेंडिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स इनटू द मेड्यूला। ये मेनली मेड्यूला के अंदर होती है, मतलब यहाँ से हमारा मेड्युलरी पिरामिड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला पोर्शन तो बाहर रह गया कॉर्टेक्स साइड, अब ये वाला पोर्शन अंदर की साइड आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब की। तो ये हाईली परमेबल टू वाटर होता है, मतलब ये वाटर को परमिशन दे देता है जितनी बाहर निकलना है आराम से निकल जा, लेकिन सॉल्ट्स को ये बाहर नहीं निकलने देता है। मतलब इसमें वाटर मूव्स आउट इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, ये सराउंडिंग टिश्यू को वाटर दे देता है। फिर आता है हमारा असेंडिंग लिम्ब, जो कि रिलेटिवली इम्परमेबल टू वाटर होता है और ये रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को, स्पेशली इन द थिक असेंडिंग लिम्ब। और फिर यहाँ पर लूप ऑफ हैनल का फंक्शन लिखा है, हेल्प्स एस्टेब्लिश द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड अलाउज द किडनी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। मतलब जो लूप ऑफ हैनल होता है ना, स्पेशली असेंडिंग लिम्ब, वो मेडुला में सॉल्ट जैसे सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकालता है। इससे किडनी में के मेडुला में ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है और एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाता है। इस ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से पानी वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए किडनी ज़रूरत के अनुसार पानी बचाकर यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बना पाती है। मतलब यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में लूप ऑफ हैनल का इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ अब हम बात करेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो फिर से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी लोकेटेड मेनली इन रेनल कॉर्टेक्स वाला रीजन, मतलब बाहर वाले रीजन में होता है। ये भी ऐसे मेडुला आ जाएगा तो ये बाहर ही दिख रहा है। ये थोड़ा छोटा होता है, शॉर्टर होता है और लेस कॉन्वोल्यूटेड होता है पीसीटी से। इम्पॉर्टेंट टू द फाइन रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, मतलब ये रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पार्टिसिपेट्स इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम सिक्रीशन, हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। मतलब ये सोडियम और कैल्शियम का तो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन्स को सिक्रीट करवाता है। नाउ अब हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द कलेक्टिंग डक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इटसेल्फ बट इट रिसीव्स फ्लूइड फ्रॉम द मल्टीपल नेफ्रॉन। मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन जो नेफ्रॉन से निकला हुआ फ्लूइड होता है ना, उसको कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करता है और ये रेनल मेडुला से पास होकर यूरिन को रेनल पेपिले की तरफ ले जाता है। और इसकी जो वाटर परमेबिलिटी रहती है ना, उसको एडीएच हार्मोन रेगुलेट करता है। मतलब कितना बाहर पानी जाना चाहिए, कितना अंदर रहना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है एडीएच हार्मोन पे। अब हम बात करेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस की, मतलब जेजीए की। तो जब डीसीटी कम क्लोज कॉन्टेक्ट विथ एफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल के पास में जब डीसीटी आ जाएगा तब बनता है जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये कंसिस्ट करता है मेनली म्यूकोलर डेंसा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। इसके काम होते हैं हेल्प्स रेगुलर जीएफआर। जीएफआर मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट किडनी बाहर निकाल रही है, इसे कहा जाता है जीएफआर। और ये मॉनिटर करता है ट्यूब्यूलर एनएसीएल, रिलीज करता है रेनिन और पार्टिसिपेट करता है इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब देखो क्या होता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन होता है ना, उसका नॉर्मल जीएफआर होता है 125 ml पर मिनट। मतलब इतना ब्लड पास, मतलब इतना उस कैपिलरीज के थ्रू
ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फिल्टर होकर निकल जाना चाहिए। मतलब 180 लीटर पर डे ब्लड निकल जाना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जीएफआर में कमी आ जाती है, और जैसे जीएफआर में कमी आती है वैसे ही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, और वो एक्टिवेट होके रिलीज़ करती है रेनिन को। और जब रेनिन रिलीज़ होता है तो वो स्टिमुलेट करती है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को। मतलब वो ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो तेज़ कर देती है, और जैसे ही वो फ्लो तेज़ होता है वैसे ही जीएफआर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम विद नोट्स हमारी फिजियोलॉजी वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एनाटॉमी कर चुकी है नेफ्रॉन की भी। अब अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं। तो जो मालफिजियन कॉर्पस्कल पीसीटी एंड डीसीटी होता है नेफ्रॉन का, वो कॉर्टिकल रीजन मतलब आउटर रीजन में होता है। ये है हमारा मेडुला, और इसके बाहर वाले रीजन में होता है ये वाला पार्ट। और जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होती है मतलब लूप ऑफ हैनल, वो मेडुला के अंदर होता है। उसके बाद लिखा है कि एफरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। मतलब इफरेंट आर्ट्रियोल से जो कैपिलरीज मतलब जो इफरेंट आर्ट्रियोल से कैपिलरीज निकली, वो पूरे के पूरे लूप ऑफ हैनल को कवर कर लेती है, जिन्हें कहा जाता है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। उसके बाद आती है वासा रेक्टा। अगेन अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हैनल्स लूप फॉर्मिंग यू शेप वासा रेक्टा। मतलब वासा रेक्टा ना बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट कैपिलरीज होती है, जो कि अपनी इफरेंट आर्ट्रियोल से जो कैपिलरीज निकली होती है पेरिट्यूब्यूलर, उससे बनती है, जो अगेन यू शेप वासा रेक्टा बनाती है नीचे हैनल्स लूप को कवर करके। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो ऑब्वियस है, ऐसे समझ आ रहा है कि कॉर्टेक्स रीजन में होगा, उसका हैनल्स लूप छोटा होगा। और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन दिख रहा है उसका हैनल लूप बड़ा होगा। और इस इमेज में भी हमें दिख रहा है लूप ऑफ हैनल इसका बड़ा है, और ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, और इसका छोटा है तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। बाकी स्ट्रक्चर्स तो दोनों के सेम ही रहते हैं। अब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 से 85% ऑफ नेफ्रॉन। मतलब 80 से 85% नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और their renal corpuscle are located in the outer part of the renal cortex। मतलब इनका जो renal corpuscle वाला पोर्शन होता है वो renal cortex वाले रीजन में होता है। उसके बाद have a short loop of Henle that extends only a short distance into the medulla। और इनका लूप ऑफ हैनल थोड़ा छोटा होता है और वो मेडुला के अंदर नहीं होता है उतना, मतलब बहुत कम स्पेस कवर करता है वो मेडुला की। और हैव रिलेटिवली लेस डेवलप्ड वासा रेक्टा। मतलब जो फाइन कैपिलरीज वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वो इसके अंदर कम डेवलप हुआ होता है क्योंकि इसका लूप ऑफ हैनल छोटा होता है। देयर मेन रोल इज़ फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। और इनका मेन काम होता है फिल्ट्रेट करना और रीअब्जॉर्ब करना। और इसका रेनल स्ट्रक्चर सेम बाकी नेफ्रॉन्स की तरह ही होता है। रेनल कॉर्पस्कल आता है, फिर पीसीटी आता है, शॉर्ट लूप ऑफ हैनल, डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। अब हम बात कर लेते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की। 15 से 20% ऑफ नेफ्रॉन्स जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड देयर कॉर्पस्कल आर लोकेटेड नियर द कॉर्टिकोमेडुलरी फंक्शन। मतलब ये रहा हमारा मेडुला और इसके पास होगा इसका। और हैव अ लॉन्ग लूप ऑफ हैनल एक्सटेंड्स डीप इनटू द रेनल मेडुला। मेडुला के अंदर डीपली इसका लूप ऑफ हैनल होता है,
एसोसिएटेड विद द वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा, क्योंकि लूप ऑफ हैनल इसका बड़ा है इसीलिए फाइन कैपिलरीज इसके आसपास ज़्यादा होगी और अच्छे से उसका यू शेप स्ट्रक्चर बनाएगी। दे आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन एंड कंजर्विंग वाटर, मतलब इसका मेन काम होता है यूरिन को कंसनट्रेट करना और पानी को बचाए रखना। सेम इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। रेनल कॉर्पस कहलाता है, फिर पीसीटी लूप ऑफ हैनल, डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं यूरेटर की। तो यूरेटर्स आर टू मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम हाइलम ऑफ ईच किडनी। जो यूरेटर्स होते हैं वो दो मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं और जो हाइलम से कनेक्ट होते हैं किडनी के। दे कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं और ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। दे कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। ये यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ लेकर जाते हैं। द यूरेटर हैज़ 3 लेयर, म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर एंड आउटर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो सबसे अंदर की होती है वो होती है म्यूकोसा लेयर, उसके बाहर की साइड आती है मसल्स वाली लेयर, मस्कुलर लेयर, और सबसे बाहर साइड आती है कनेक्टिव टिश्यूज़ वाली लेयर। And then it enters the bladder obliquely which helps prevent backflow of urine, मतलब ये यूरिन को बैकफ्लो होने से रोकती है। तो अब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। तो द यूरिनरी ब्लैडर इज़ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन पियर शेप्ड, मतलब यूरिनरी ब्लैडर हॉलो ऑर्गन होता है, मसल से बना हुआ होता है और पियर शेप रहता है इसका, और स्टोर करता है यूरिन को टेम्परेरीली। उसके बाद लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक रीजन में जो खाली स्पेस रहती है वहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर लाई करता है। इट्स वॉल्स कंटेंट्स ए स्मूथ मसल कॉल्ड डिट्रसल मसल। इसकी जो वॉल्स रहती है वो डिट्रसल मसल से बनी हुई होती है। अ ब्लैडर कैन होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 300 से 500 ml ऑफ यूरिन, मतलब एक बार में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो 300 से 500 ऑफ ml यूरिन होल्ड कर सकता है। ल्यूमेन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशन एपिथेलियम विच हैज़ ग्रेट पावर ऑफ स्ट्रेचिंग। और जो ल्यूमेन होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर का वो ट्रांजिशन एपिथेलियम से लाइन रहता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है स्ट्रेचिंग की, मतलब उसमें ज़्यादा यूरिन आ भी जाए तो वो एकदम से फटेगा नहीं, वो स्ट्रेच हो जाएगा। और नेक ऑफ ब्लैडर गार्डेड बाय 2 स्पिंक्टर, इनर इज इनवॉल्यूंट्री एंड आउटर इज वॉल्यूंट्री, मतलब 2 स्पिंक्टर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, 2 गेट टाइप होते हैं। अंदर की साइड का इनवॉल्यूंट्री होता है जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, और जो बाहर की साइड होता है ना वो होता है वॉल्यूंट्री जो अपने कंट्रोल में होता है। अब हम बात करेंगे यूरेथ्रा की। द यूरेथ्रा इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ब्लैडर से बॉडी के बाहर जो यूरिन को पास आउट करवाता है वो होता है हमारा यूरेथ्रा। इट इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट का ये फाइनल पार्ट होता है। द फीमेल यूरेथ्रा इज शॉर्टर अबाउट 4 सेंटीमीटर। फीमेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर का। द मेल यूरेथ्रा इज लॉन्गर अबाउट 18 से 20 सेंटीमीटर। मेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो लॉन्गर होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर का। इन मेल्स द यूरेथ्रा कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमेन। सीमेन और यूरिन का पाथवे इन मेल सेम रहता है। इन फीमेल्स इट ओनली कैरीज यूरिन। फीमेल्स के अंदर ये सिर्फ यूरिन को ही कैरी करता है। स्पिंक्चर मस्ट हेल्प कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन, और जो इसका स्पिंक्चर होता है वो वॉल्यूंट्री होता है, मतलब यूरिन के कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आज के पार्ट 2 में हमने किडनी की एनाटॉमी और नेफ्रॉन की इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को डिटेल में समझा और जाना कि नेफ्रॉन किस तरह यूरिन फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डिटेल्ड फिजियोलॉजी को समझेंगे कि यूरिन फॉर्म कैसे हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।